हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे इंडिया जीके के बारे में, जिसके अंदर से अपन हिस्ट्री पढ़ रहे थे। हिस्ट्री के अंदर से अपन देखा था प्राचीन भारत का इतिहास देख चुके थे। 3-4 क्लास में अपन कंप्लीट कर चुके हैं शॉर्ट नोट्स के रूप में। जिसको पीडीएफ नहीं मिली, टेलीग्राम पर जाकर आप डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। आज बात करेंगे अपन मध्यकालीन इतिहास के बारे में। ये भारत से संबंधित आ जाता है साथियों। इसकी जो शुरुआत होती है मध्यकालीन भारत के इतिहास की, ये होती है 800 से लेकर 1200 ईस्वी तक ये उत्तर भारत की स्थापना की जाती है। सबसे पहले बात करें मध्यकालीन इतिहास के अंदर से नाम आता है त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में बात करें तो साथियों सबसे पहले नाम आता है, देखो किन किन के मध्य होता है। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, इनके मध्य ये संघर्ष होता है। और बात करें साथियों, ये संघर्ष हुआ क्यों, तो कन्नौज पर अधिकार जमाने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। ये जो संघर्ष है ना साथियों, ये लगभग 100 वर्ष चला था। कितने वर्ष चला था? 100 साल चला। ठीक है। और बात करते हैं तो इसके अंदर से जो लास्ट में जो रिजल्ट आता है वो गुर्जर प्रतिहार वंश यहाँ पर विजय हो जाता है साथियों। अब बात करते हैं अपन गुर्जर प्रतिहार के बारे में। तो देखो ये रहा गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। इनके द्वारा 730 ईस्वी के अंदर से इसकी स्थापना की जाती है। राजधानी बनाई जाती है भीनमाल साथियों। त्रिकोणीय संघर्ष की जो शुरुआत होती है उस समय जो राजा था उसका नाम था वत्सराज। कौन था साथियों? वत्सराज। और जब महमूद गजनवी आक्रमण करता है उस समय जो गुर्जर प्रतिहार का जो शासक था उसका नाम था राज्यपाल। ठीक है साथियों। अब नेक्स्ट जो आता है उसका नाम आ जाता है पाल वंश। ये जो पाल वंश है बंगाल का राजवंश हुआ करता था। इसकी जो स्थापना की जाती है वो या फिर संस्थापक माने जाते हैं वो गोपाल माने जाते हैं। 750 ईस्वी के अंदर से पाल वंश की स्थापना होती है। ठीक है। और बात करें तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना होती है वो धर्मपाल के द्वारा की जाती है साथियों। और पाल वंश का जो अंतिम शासक है उसका नाम था गोविंद पाल। ठीक है। अब बात करते हैं आगे, दूसरे का नाम आ जाता है राष्ट्रकूट वंश। ये रहा। पहले अपन देख लेते हैं कि भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारी हैं उनके बारे में। इसमें क्या होता है, देखो महमूद बिन कासिम है, ये 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। और बाद में महमूद गजनवी आता है, फिर मोहम्मद गोरी आता है। ये सारे के सारे क्या थे? भारत पर आक्रमण करने वाले मुस्लिम आक्रमणकारी थे साथियों। ठीक है। तो सबसे पहले किसने किया? 712 के अंदर से किया महमूद बिन कासिम ने। ठीक है। अब बात करते हैं राष्ट्रकूट वंश के बारे में। तो राष्ट्रकूट वंश है, इसके जो संस्थापक माने जाते हैं ना वो दंती दुर्ग माने जाते हैं। 752 ईस्वी के अंदर से इसकी स्थापना होती है। राजधानी के बारे में बात करें तो मान्यखेत इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाती है। एलोरा के कैलाश मंदिर का जो निर्माण है वो कर्षण प्रथम, और अंतिम जो शासक है वो कर्कदित्य था साथियों, राष्ट्रकूट वंश का। ठीक है। अब बात करते हैं साथियों महमूद गजनवी के बारे में। महमूद गजनवी है ना साथियों, ये कौन था? गजनी के जो शासक आते हैं जिनका नाम था सुबुक्तगीन का पुत्र था ये। ठीक है। इसने क्या किया? भारत के ऊपर 17 बार आक्रमण किया। इसका जो आक्रमण कब किया 17 बार? देखो 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी के मध्य इसने भारत के ऊपर लगभग 17 बार आक्रमण किया था। इसका जो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण है वो सोमनाथ मंदिर पर किया था। वो सबसे फेमस माना जाता है, जो 1026 ईस्वी में इसके द्वारा किया जाता है साथियों। अब बात करते हैं जो महमूद गजनवी थे, इनके जो दरबारी विद्वान थे ना उनके बारे में। सबसे पहले पूछा जाता है, यह देखो अल बरूनी आ जाता है। अल बरूनी की एक पुस्तक आ जाती है किताब उल हिंद, इसके द्वारा रचित की गई थी। दूसरा दरबारी विद्वान आता है महमूद गजनवी का, जिसका नाम था फिरदौसी। और फिरदौसी के द्वारा कौन सी की जाती है साथियों? नाम आ जाता है शाहनामा। ठीक है। और नेक्स्ट आ जाता है बेहाकी। ये तीसरा विद्वान था, दरबारी विद्वान था, जिसके द्वारा कौन सी रचना की जाती है? पुस्तक का नाम आता है तारीख ए सुबतुगीन। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट राजा आता है जिसका नाम था महमूद गोरी। ये रहा मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी है गौर प्रांत का शासक हुआ करता। इसका जो प्रथम आक्रमण है ना साथियों, ये 1175 ईस्वी में मुल्तान पर करता है। गुजरात पर आक्रमण के बारे में बात करें तो उस समय जो गुजरात का शासक था उसका नाम था भीम सेकंड, या फिर मूलराज सेकंड के नाम से भी इसको जाना जाता है। उसके द्वारा महमूद गोरी को हरा दिया जाता है 1178 ईस्वी के अंदर से। अब बात करते हैं महमूद गोरी है, इसके प्रमुख जो युद्ध हैं उनके बारे में। इन युद्धों से सवाल 100% बनेगा आपके एग्जाम में। सबसे पहला नाम आ जाता है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का जो प्रथम युद्ध होता है 1191 में होता है साथियों। किस किस के मध्य? पृथ्वीराज चौहान और इसके साथ में महमूद गोरी के अंदर से युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की क्या हो जाती है? विजय हो जाती है।
बाद में दूसरा नाम आ जाता है तराइन का सेकंड युद्ध। तराइन का जो सेकंड युद्ध होता है महमूद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य युद्ध होता है 1192 के अंदर साथियों। इसमें पृथ्वीराज चौहान की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरा जो होता है चंदवार का युद्ध। चंदवार का युद्ध होता है 1194 में, जिसके अंदर से जयचंद से गौरी की जीत हो जाती है। मतलब कि क्या होता है, जयचंद और मोहम्मद गौरी के अंदर से ये युद्ध होता है जिसमें से गौरी विजय होता है। अब चर्चा करते हैं साथियों अपन सल्तनत काल के बारे में। इसमें कौन कौन सा राजवंश रहा, कौन कब से कब तक रहा, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखो साथियों, पहले आप इसको इम्पोर्टेंट लगा लो, इससे सवाल 100% आपके एग्जाम में आएगा। तो देखो गुलाम वंश है, गुलाम वंश की जो स्थापना होती है, फिर गुलाम वंश कब से कब तक चलता है, तो देखो 1206 से लेकर 1290 तक चलता है, उसका नाम आ जाता है गुलाम वंश। बाद में इसके नाम आ जाता है खिलजी वंश। या तो आपको क्या कर देगा, एक तरफ ये वंश दे देगा, दूसरी तरफ उनकी सनों के बारे में दे देगा, या फिर इनका ऑर्डर आपसे पूछ सकता है, सीक्वेंस पूछ सकता है, यही आपसे क्वेश्चन पूछेगा ये। खिलजी वंश के बारे में बात करें तो खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक चलता है। तुगलक वंश आता है नेक्स्ट, जिसका 1320 से लेकर 1412 तक चलता है। फिर आता है सैयद वंश, जो सैयद वंश है 1414 से लेकर 1451 तक चलता है। फिर आता है लास्ट में लोधी वंश, जो 1451 से 1526 तक चलता है। ये सल्तनत काल के हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब बात करते हैं सबसे पहले अपन गुलाम वंश के बारे में। ये रहा गुलाम वंश। गुलाम वंश है, इसका जो प्रथम शासक था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासनकाल चलता है वो 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक चलता है, और गुलाम वंश का प्रथम शासक भी इसको माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में दूसरा जो आता है आराम शाह आता है, जिसका शासनकाल 1210 से 1211 चलता है। फिर इल्तुतमिश आता है, इल्तुतमिश का जो शासनकाल चलता है 1211 से 1236 तक चलता है। और बाद में आता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जिसका शासनकाल चलता है 1236 तक। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं चलता है। रजिया आती है बाद में, एकमात्र मुस्लिम शासक थी ये दिल्ली की, याद रखना। इसके बारे में अपन सारी कंप्लीट डिटेल देखने वाले हैं। इसका जो शासनकाल चलता है 1236 से लेकर 1240 तक चलता है। ठीक है, और नेक्स्ट आता है रजिया के बाद में मुइजुद्दीन बहरम शाह, जिसका शासनकाल 1240 से लेकर 1242 तक चलता है। नेक्स्ट आ जाता है साथियों अलाउद्दीन महमूद शाह, जिसका शासनकाल चलता है 1242 से 1246 तक चलता है। इसके बाद में आ जाता है नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद का जो शासनकाल चलता है 1246 से 1266 तक चलता है। फिर आता है गयासुद्दीन बलबल, जो इसका जो शासनकाल चलता है 1266 से लेकर 1286 तक चलता है। फिर नेक्स्ट आता है केकुबाद। केकुबाद का जो शासनकाल चलता है 1287 से लेकर 1290 तक चलता है। और ये जो केकुबाद है ये गुलाम वंश का अंतिम शासक था। जितने भी गुलाम वंश के जो मेन जो शासक हैं उनके बारे में मैंने बता दिया, इनसे सवाल बन सकता है आपके एग्जाम में। मैंने जितना भी कंटेंट है शॉर्ट नोट्स के रूप में आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जिससे आपका रिवीजन बढ़िया तरीके से हो जाए और आपके एग्जाम में सवाल आ जाए। ठीक है, आगे बात करते हैं सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। अब कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, ये 1206 में गुलाम वंश की स्थापना करता है। कौन करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक करता है। कब करता है, 1206 में करता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लख बख्श या और कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा क्या क्या निर्माण करवाया गया। तो इसके द्वारा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया गया दिल्ली में। दूसरा बात करें 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में निर्माण करवाया गया। पहले संस्कृत कंठ पाठशाला हुआ करती थी, उसको तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा निर्माण करवाया गया। दूसरा बात करते हैं तीसरा जो निर्माण था, कुतुब मीनार की नींव दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखी जाती है। नींव ही रखता है, निर्माण कार्य इसका बेटा पूरा करवाता है। और 1210 के अंदर से ऐबक की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का जो शासन है वो 1211 ईस्वी में शासक बनता है और लाहौर से जो अपनी राजधानी दिल्ली लेकर आता है। और इल्तुतमिश के द्वारा जो कुतुब मीनार का निर्माण है वो पूर्ण करवाया जाता है। निर्माण नींव कौन रखता है, कुतुबुद्दीन ऐबक रखता है, लेकिन कुतुब मीनार का जो निर्माण पूर्ण करवाता है वो इल्तुतमिश करता है। इसके द्वारा 40 गुलाम सरदारों का संगठन तुर्कान ए चलगाहनी का संगठन किया जाता है। ये सीधा सीधा आपसे सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके द्वारा सिक्के चलाए जाते हैं। जो तक्का नाम आ जाता है चांदी का सिक्का जिसको कहा जाता है। जीतल बात करें तो जो तांबे का जो होता है उसको कहा जाता है। ये 2 सिक्के इसके द्वारा चलाए जाते हैं। और इसके द्वारा इक्ता प्रथा की शुरुआत की जाती है। किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा। अब बात करते हैं साथियों रजिया के बारे में। रजिया कौन थी, इल्तुतमिश की पुत्री और उसका उत्तराधिकारी थी।
ठीक है। और दिल्ली की सुल्तान बनने वाली एकमात्र महिला थी कौन? रजिया। ठीक है साथियों, इसका जो विवाह होता है वो अल्तुनिया से विवाह किया जाता है और अल्तुनिया ने रजिया से विद्रोह किया था, ये भी थोड़ा सा याद रखना। अब बात करते हैं बलबन। तो ये रहा बलबन। बलबन का जो वास्तविक नाम था वो बाहुद्दीन था साथियों। इसके द्वारा जिले इलाही की उपाधि धारण करता है। ठीक है, और स्वयं को क्या मानता है? नियामत ए खुरदाई कहता है। ईरानी परंपरा जिसको सिजदा या फिर पेबोस को लागू किया इसके द्वारा। और बात करें तो नौरोज का जो त्यौहार है वो भी मनाना स्टार्ट किया जाता है इसी के समय। ठीक है, और बलबन के काल के अंदर से ही लोह और रक्त की जो है नीति वो अपनाई जाती है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कभी कभार पूछ लेता है आपसे। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो तुर्कान ए चलगानी को भी बंद कर दिया गया था, किसके द्वारा? बलबन के द्वारा। यहाँ पर आपका जो शासक गुलाम वंश है, उस गुलाम वंश के जो सुल्तान है मेन वो यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन चर्चा करेंगे साथियों खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश कौन कौन से संस्थापक माने जाते हैं, कौन कौन से क्या क्या काम करवाए थे, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे मेरे को थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल सके। और क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो साथियों। और प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में अपन कंप्लीट शॉर्ट नोट्स के रूप में रिविजन कर चुके हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।